What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study IQ. देखिए कुछ बातें कितनी सच्ची होती हैं। मतलब हम चीज़ों को समझते हैं और फिर भी हम उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, पर लेकिन अगर हम उस पर ध्यान देकर चले तो वो बातें हमको अच्छे से समझ में आ जाएगी। यहाँ पर देखिए कुछ ऐसी ही बात बोली गई है। एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। कोई भी बात हो हमको अच्छी लगती है और वही बात दूसरी सिचुएशन में हमको खराब लगने लगती है। कितना प्यारा एग्जाम्पल दिया है, आप बहुत ही अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे। यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक स्कूल की बेल जब मॉर्निंग में बजती है, 9 बजे जब एएम लगभग बजती है, तो हम लोगों को लगता है यार स्कूल स्टार्ट हो गया है, पूरे दिन अब स्कूल में रहना है, तो काइंड ऑफ सिचुएशन आती है उस टाइम माइंड में। पर लेकिन जब वही बेल शाम को 4 बजे बजती है तो वही हमको अच्छी लगती है, उसका वेट करते रहते हैं। मॉर्निंग में हम सोचते हैं कि थोड़ी और लेट हो जाए और लेट हो जाए, पर लेकिन इवनिंग में जब स्कूल से निकलने का नंबर आता है तब उसी बेल के बारे में हम वेट करते रहते हैं। तो देखिए यही एक सिचुएशन है। सिचुएशन एक ही है अगर दो नजरिए से देखी जाए, तो इसीलिए हर एक सिचुएशन को एक नजर से देखा जाए तो वो अच्छी है और दूसरी नजर से देखा जाए तो वो बेकार है। तो कोशिश करो कि हर एक सिचुएशन में अपने आप को नॉर्मल रखो। चाहे वो सिचुएशन हो आप उसी एग्जाम को बैठ के चाहे रूम पर दे रहे हो या उसी एग्जाम को बैठ के आप मतलब एग्जाम हॉल में दे रहे हो, तो कोशिश करो कि अपने आप को नॉर्मल रखो। मतलब देखो यार एग्जाम ही तो होता है, ऐसा थोड़ी ना है कि उससे आपकी लाइफ बिल्कुल इधर-उधर हो जानी है, बिल्कुल मतलब जीने मरने का सवाल हो गया, एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। वही एग्जाम यार कुंभ का मेला थोड़ी ना है 12 साल में आएगा या 6 साल में आएगा। हर साल आते हैं एग्जाम। ये नहीं एग्जाम आएगा कोई दूसरा एग्जाम आएगा। तो इसलिए कभी भी एग्जाम को लेकर अपनी लाइफ को ऐसा ना बनाएं कि बस यही जीने मरने का साधन हो गया, अब एग्जाम है तो सब कुछ है और एग्जाम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बस खुश रहने की कोशिश करें। अगर आप हर सिचुएशन में खुश रहेंगे तो सारे एग्जाम आराम से निकलने स्टार्ट हो जाएंगे और आप लाइफ को एंजॉय भी करना स्टार्ट कर देंगे। तो मेन मोटिव जो होना चाहिए वो खुश रहना होना चाहिए। ओके, तो आज 30 ऑफ मई है, देख लेते हैं हमको कौन से द हिंदू के आर्टिकल डिस्कस करने हैं। देखिए स्टडी आईक्यू के पेन ड्राइव और टैबलेट के कोर्सेज अवेलेबल है। आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं इनको खरीद सकते हैं और इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी या डाउट हो तो यहाँ पर कॉल कर पूछ सकते हैं। ओके, जो फर्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे मॉडरेशन ऑफ मार्क्स से रिलेटेड है। अभी सीबीएसई का एक डिसीजन आया था जिसमें उसने मॉडरेशन ऑफ मार्क्स के ऊपर डिसीजन लिया था, तो फिर उसके बाद में कोर्ट का डिसीजन आया कि इसको भी रोक दिया जाए। इस तरीके का डिसीजन अभी लेना अच्छा नहीं है क्योंकि रिजल्ट अभी आ रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन जिन बच्चों ने अपने फॉर्म भरे थे जिस टाइम पर, उस टाइम पर उनको इस तरीके की कोई भी बात का नहीं पता था, पर लेकिन अब वो भी जस्ट रिजल्ट से कुछ टाइम पहले आप इस तरीके का डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो क्या हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है, क्या यहाँ पे हमारे यहाँ पे स्टेटों का सिस्टम है और किस तरीके से हमारे यहाँ पे कंप्लीट एक सिस्टम वर्क करता है, और जो एक रिपोर्ट निकल के आती है प्रथम एनजीओ के द्वारा, उसके बारे में पूरा बैकग्राउंड देख के आर्टिकल को काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, ये वाला आर्टिकल जीका वायरस से रिलेटेड है। जीका वायरस के केस को इंडिया ने क्या किया, 2-3 केस अभी गुजरात में आए तो उनको इंडिया ने रिवील नहीं किया, उनको छिपा लिया। तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल है कि इस तरीके से इस केस को छिपाना अपनी इमेज को बनाए रखने के लिए कितना सही है और एक तरीके से लोगों में पैनिक ना हो जाए इस चीज को देख के आपने जो ये डिसीजन लिया अच्छा नहीं है। इसको क्रिटिसाइज किया गया है कि इस तरीके से छिपाना नहीं चाहिए। ऐसा ही चाइना ने 2003 में किया था। तो काइंड ऑफ डिस्कस की गई है चीजें, देखेंगे जीका वायरस क्या है, क्या उसका इंपैक्ट पड़ता है और क्या उसके मतलब सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। तो काइंड ऑफ चीजें हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल को काफी अच्छे से। ये वाला आर्टिकल जो बीच वाला आर्टिकल है ये फिर से उसी केस पे रिलेटेड है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में जीप पे एक सिटीजन को बैठा दिया गया था आर्मी के पर्सन द्वारा, तो उसी के ऊपर आर्टिकल डिस्कस किया गया है। फिर वही सारी चीजें डिस्कस की गई हैं। तो मैं नहीं चाहता कि इसमें कुछ फिर से डिस्कस की गई कुछ चीजें, क्योंकि पूरा आपको केस पता ही है। देखिए एग्जाम की प्रिपरेशन इस तरह किया कीजिए, मान लीजिए जैसे आर्टिकल डे बाय डे आर्टिकल आ रहे हैं उसी तरीके के, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि एक बार बैठकर पूरा इशू समझ लीजिए कि इशू क्या है। उसके बाद में फिर अगर कोई भी आर्टिकल आ रहा है आपको 2-3 मिनट लगेगी बस न्यूज़पेपर में को निकलने को, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। कोई नया आर्टिकल आ रहा है, जैसे नया आर्टिकल आया है इस पे अच्छे से फोकस किया जाए। ये जीका वाला नया आर्टिकल आ रहा है इस पे अच्छे से फोकस किया जाए। और जैसे कि नीचे वाले फिर से ट्रिपल तलाक पे रिलेटेड है। अब ट्रिपल तलाक के अंदर इतना घुस चुके हैं फिर से उसी बात के ऊपर। एक बार समझ में आ गया ट्रिपल तलाक क्या है, एक बार समझ में आ गया उसका कॉन्सेप्ट क्या है, समझ में आ गया क्या उसमें करने जा रहे हैं। तो अगर ये चीजें आपको समझ में आ जा रही है, एक बार वो चीजें सारी समझा चुका हूं मैं कई आर्टिकल में, तो फिर क्या मतलब है उसी चीज को डे बाय डे में रिपीट करना। उसके अलावा हम किसी और चीज पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। तो इस तरीके से फोकस करके चलना है। ओके, ये वाला आर्टिकल काफी अच्छा आर्टिकल है। इस वाले आर्टिकल में लैंग्वेज के इशू को डिस्कस किया गया है, किस तरीके से कोर्ट के डिसीजन आया है उन सब इशू को अच्छे से डिस्कस किया गया। तो आर्टिकल को बहुत अच्छे से देखेंगे। ये वाला आर्टिकल इकोनॉमी से रिलेटेड है। इस वाले आर्टिकल में जो फंड का फ्लो होता है उसके ऊपर डिस्कशन किया गया है। तो इसमें कई सारी आपको इकोनॉमिक्स की टर्म भी देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इस वाले आर्टिकल को यहाँ पर। ओके, जो नीचे वाला आर्टिकल है थोड़ा सा कंपेयर करके बताया गया बराक ओबामा जी को
बताया जा रहा है डोनाल्ड ट्रम्प से ज़्यादा इम्पोर्टेंस उनको दी जाती है आज की डेट में भी, मतलब वो ज़्यादा फेवरेबल पर्सन काइंड ऑफ चीज़ें यहाँ पे बोला गया है। तो ये चीज़ें बोली गई। ये वाला आर्टिकल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, हालाँकि इसके बारे में थोड़ा यहीं पे बता देता हूँ और मैक्सिमम चीज़ें इस वाले आर्टिकल की यहाँ पे कवर हो जाएँगी। ये वाला आर्टिकल वैसे बताया गया है बुक के बारे में कि एक बुक में ज़िक्र किया गया है थोड़ा-सा, तो उस बुक के बारे में आर्टिकल लिखा गया है। बेस क्या बताया गया है यहाँ पे कि जो आज की डेट में मान लीजिए जो बैंकों के पास में पैसा होता है, ऐसा कीजिए इस आर्टिकल को ना पूरा यहीं पे बता दूँगा मैं, पूरा उसी के अंडर का आर्टिकल है, यहाँ पे भी वो चीज़ें डिस्कस की गई हैं, तो यहीं पे एक्सप्लेन कर दूँगा पूरे आर्टिकल को कंबाइन करके, ठीक है? यहाँ पे और बच्चनगिरी क्या करनी है इसमें? तो आइए आर्टिकल को अच्छे से देख लेते हैं। इसके इसके अलावा न्यूज़ एनालिसिस में काफ़ी अच्छे-अच्छे आर्टिकल हैं आज की डेट में, उसमें आप लोगों को साइक्लोन का पता चलेगा, कौन-कौन से एरिया में क्या-क्या साइक्लोन है, तो वो वाले आर्टिकल और इसके बाद में जो कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछे थे, उनके आंसर भी आप लोगों से डिस्कस किए जाएँगे, ओके? इस आर्टिकल में चलने से पहले एक बार अपने यहाँ का एजुकेशन सिस्टम थोड़ा-सा देख लेते हैं, उसके चीज़ें आप लोगों को समझ में आएगी। देखिए, मैं पहले भी आप लोगों को दिखाया था अभी 3-4 दिन पहले, फिर से एक बार देख लीजिए। हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है, ये सिस्टम है हमारे यहाँ पे, ओके? इस वाले सिस्टम में अगर आपको ढंग से देखने को मिले, ये होती है एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन यहाँ पे 2 तरीके से डिवाइड होती है, एक को बोलते हैं प्राइमरी स्कूल बोलते हैं, ये होती है 5वीं क्लास तक, ठीक है? इसके बाद में फिर 5 से 8 तक जो पहुँच जाती है, उसको अपर प्राइमरी स्कूल बोलते हैं। ओके, ये बहुत बार कंफ्यूजन रहता है बच्चों के माइंड में कि ये होता कैसे-कैसे है, थोड़ा-सा ध्यान देके सुनिएगा। यहाँ पे एज का भी एक तरीके से ड्यूरेशन दे रखी है, किस-किस एज में कौन-कौन सी होती है, हालाँकि उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, तो फोकस देके चलना है कौन-कौन सी क्लास कहाँ-कहाँ पे डिवाइड होती है। देखिए, ये प्राइमरी एजुकेशन हो गई, इसके बाद में सेकेंडरी एजुकेशन होती है। तो जो प्राइमरी एजुकेशन होती है 2 जगह, प्राइमरी स्कूल 5वीं तक होती है, 5वीं से 8वीं तक अपर प्राइमरी होती है, इसके बाद में सेकेंडरी स्टार्ट हो जाती है। 8वीं से स्टार्ट होती है, ये फिर 12वीं तक चलती है, ठीक है? तो 8 से जो 10 तक होती है वो सेकेंडरी स्कूल बोला जाता है और जो सीनियर सेकेंडरी बोला जाता है 10 से जो 12 होती है। और इसके बाद में फिर हायर एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है। हायर में तो फिर वही है बीटेक और बीएससी, एमबीए सब स्टार्ट हो जाती हैं वो, जिसको अंडर ग्रेजुएट भी हम बोलते हैं कोर्सेज। तो जो फोकस देके चला जा रहा है वो यहाँ पर फोकस आ रहा है आज के डेट में, जो मेन फोकस आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है। कंपल्सरी एजुकेशन भी इसको बना दिया गया था, खासकर 8 तक लेके, जो हम लोगों ने देखा था 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था, जिसके तहत 6 से 14 तक बना दी गई थी कंपल्सरी एजुकेशन फ्री इन बच्चों के लिए, जिससे कि एक एजुकेशन का स्टैंडर्ड और लेवल बढ़ाया जा सके। तो हमारे यहाँ पे एजुकेशन का सिस्टम मोर और लेस इस तरीके से काम करता है, ठीक है? तो ये आप लोगों को थोड़ा माइंड में रखना है, इससे आप लोगों की क्लैरिटी रहेगी, क्योंकि बहुत सारी पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट की होती है ना, वो अलग-अलग चलती है। कुछ पॉलिसीज़ तो चलती है जो हायर एजुकेशन के लिए है, कुछ पॉलिसीज़ चलती है सेकेंडरी जो एजुकेशन है उसके लिए है, कुछ एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए चलती है। तो आप लोगों को अगर पता होगा कि ये वाले कॉन्सेप्ट कौन-कौन सा कहाँ-कहाँ पे है, तो आप लोगों को जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो पॉलिसी समझने में दिक्कत नहीं होएगी। तो थोड़ा-सा आप लोगों को यहाँ पे आइडिया रखना है इसके बारे में, ओके? तो जो आर्टिकल दिया है, अब ये मॉडरेशन पॉलिसी आई थी सीबीएसई की, तो उस मॉडरेशन पॉलिसी के तहत आप लोग समझ सकते हैं, जो मॉडरेशन पॉलिसी है, मार्क्ड मॉडरेशन पॉलिसी की बात की गई है यहाँ पे। इस तरीके से समझ सकते हैं जिस तरीके से अगर हिंदी वाले स्कूलों में या कॉलेजों में थोड़ा बोला जाए, जहाँ पे ग्रेस मार्क्स देने की बात चलती है। मतलब अगर कोई आदमी अगर पास होना है, मान लीजिए 33 मार्क्स पे पास होना है, ठीक है? और बंदे के मार्क्स आए हैं किसी भी तरीके से, मार्क्स आ गए हैं 28 के करीब आ गए हैं, तो इस तरीके से ग्रेस दे दिया जाएगा 5 मार्क्स का। ठीक है? तो इसी तरीके से मॉडरेशन होता है यहाँ पे, अगर कोई क्वेश्चन टफ आ जा रहे हैं उस तरीके से, कोई गलत क्वेश्चन आ जा रहे हैं, तो तब भी मार्क का मॉडरेशन किया जाता है बच्चों को पास करने के लिए। तो सीबीएसई इस मॉडरेशन ऑफ मार्क्स पॉलिसी को हटाने की बात चल रही थी, ठीक है? तो ये देखिए बहुत से बच्चे फेल हो जाते हैं, बहुत से बच्चे ऐसा होता है सीमा पर ही आकर अटक जाते हैं, तो उनको पास किया जाता है। तो कोर्ट ने इस जो डिसीजन लेने जा रही थी सीबीएसई, उसके इस कोर्ट पे डिसीजन पे रोक लगा दी है। तो रोक लगाते हुए बोला है, देखिए हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन का सिस्टम है ना, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। अगर आप देखा जाए तो सीबीएसई तो एक अलग लेवल का एजुकेशन का सिस्टम हो गया, इसके अलावा अगर देखा जाए स्टेट बोर्ड में ले जाए, यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, सारे स्टेट के अपने अलग-अलग बोर्ड हैं। ठीक है? उनके अलग-अलग बोर्ड है, उनके वहाँ पे एजुकेशन का सिस्टम बिल्कुल अलग है। कहीं पे ग्रेस दिया जाता है, कहीं पे परसेंटेज सिस्टम होता है, कहीं पे ग्रेड सिस्टम होता है। तो हमारे यहाँ पे जिस तरीके से इतना वेरिएशन है एजुकेशन सिस्टम में, उस चीज को भी देखते हुए कोर्ट ने बोला है कि आप इस तरीके का डिसीजन एक इतने फ्रीक्वेंट वे में, और वो भी जस्ट रिजल्ट से पहले, इस तरीके का डिसीजन आप लोग नहीं ले सकते, क्योंकि रिजल्ट अभी आने वाला है। तो उसके ऊपर आर्टिकल लिखा गया है, और देखिए हमारे यहाँ पे ये आर्टिकल तो एक अलग बात है। जो सबसे अच्छी बात होती है, एक ये एनजीओ है, इसके बारे में थोड़ा आप लोगों को बताता हूँ पहले। ये प्रथम नाम की एक एनजीओ है, ठीक है? ये प्रथम नाम की एक एनजीओ है। तो जो ये एनजीओ है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये, और इसकी लोकेशन जो है सही नहीं है, ये इंडिया में ही है। ये इंडिया में भी है और वर्ल्ड में भी है, तो इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। इसी का एक सर्वे आता है जिसको बोलते हैं हम ASER,
ठीक है, ये सर्वे आप लोगों को दिख रहा होगा, इसका नाम लिखा हुआ है ASER। तो अभी ASER की 2016 की रिपोर्ट आई है। अब तक हम 14 वाली रिपोर्ट देखते आ रहे थे, 2016 की अभी रिपोर्ट आई है यहाँ पे। ये क्या होता है, इसमें ये बताते हैं कि हमारे यहाँ पे क्या एजुकेशन का लेवल है, 6th 7th या फिर नर्सरी क्लास में किस तरीके की एजुकेशन है, मतलब बच्चे किस क्लास में पहुंच गए हैं और उनका लेवल किस क्लास का है। पहुंच तो गए हैं 8th क्लास में, लेकिन उनका लेवल नहीं है 4th क्लास का भी। ये हम लोगों ने बहुत दिनों से देखते हुए आ रहे थे, इस रिपोर्ट का बहुत बार डिस्कशन किया जा चुका था। आप लोगों ने हालांकि एक व्हाट्सएप पे एक वीडियो भी वायरल थी बहुत ज्यादा, जहां पे दिखाया गया था कि वहां पे जो स्कूल है वहां पे बच्चों से पूछा जा रहा था कि क्या पढ़ाया जाता है, फिर टीचर से पूछा जा रहा था कि बताइए, वहां के प्रिंसिपल को भी संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो इंग्लिश के नाम होते हैं वो भी नहीं पता थे। आप लोगों ने सबने, मुझे लगता है कि सबने वो पिक्चर देखी होगी, वो जो वीडियो है वो देखी होगी, फेसबुक व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा वो वायरल हुई थी। तो वो जो इस तरीके की रिपोर्ट दी जाती है वो खासकर ASER के द्वारा, ASER के द्वारा दी जाती है, ऐसा रिपोर्ट भी इसको बोलते हैं। ओके, तो इसके द्वारा की जाती है। तो इसके जो आप लोगों का फाउंडर तो याद रखेगा, रख लीजिएगा, पर ये रिपोर्ट याद रखेगा, जो प्रथम एनजीओ है उसके द्वारा एशर की रिपोर्ट लाई जाती है। फाउंडर तो ये माधव जी हैं और या फिर ये फेरिडा है, तो इनका नाम याद रखना होगा, रख लीजिएगा। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर ये डिपेंडेंट रहता है। इंडिया में जो इसकी प्रेजेंस है आज की डेट में 23 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में फैली हुई है। और अगर बाहर के स्टेटों में देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट, यूके, जर्मनी एंड द स्वीडन, यहाँ पर भी इसकी प्रेजेंस है। तो ये कंपेयर करती है एक तरीके से कि वर्ल्ड में एजुकेशन का लेवल क्या है और हमारे यहाँ पे एजुकेशन का लेवल क्या है, दोनों का कंपेरिजन करके फिर एक रिपोर्ट निकालती है। और इसके अलावा फिर यहाँ पे स्टेटों में हमारे यहाँ पे क्या एजुकेशन है, यूनियन टेरिटरीज में क्या एजुकेशन है, उनके बीच में भी कंपेयर किया जाता है, दो स्टेटों के बीच में भी कंपेयर किया जाता है। तो इस लेवल पे फिर ये सजेशन निकालती है कि करना क्या चाहिए, ये रिपोर्ट आती है निकल के। तो ये काफी अच्छी रिपोर्ट मानी जाती है, इसलिए आप लोगों को याद रखना है प्रथम, ठीक है ना। तो इसका नाम याद रखिएगा थोड़ा सा, काफी इसका आप कोट भी कर, इसको आप कोट भी कर सकते हैं अगर आप मेंस का एग्जाम लिख रहे हैं या फिर यूएस या फिर अपना एसए वगैरह लिख रहे हैं, तो हाँ भी इसका काफी फायदा होता है। ओके, तो अब देखिए क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाता है, मतलब कई सारी चीजें रहती हैं। एक तो तरीके से मतलब हर स्टेट का अलग अलग सिस्टम रहता है। अंडर ग्रेजुएट में जब चले जाते हैं, मान लीजिए एक अब अंडर ग्रेजुएट में चले गए किसी, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी में चले गए, तो वहां पे भी सारा डिफरेंट रहता है। अब मान लीजिए कोई बिहार से निकल के आया, कोई यूपी से निकल के आया, कोई मध्य प्रदेश से निकल के आया, तो सारा इस तरीके से, कोई तमिलनाडु स्टेट से, कोई केरला से निकल के आया, तो सारे अलग अलग स्टेट से निकल के आ रहे हैं। तो फिर मान लीजिए अगर किसी का आईआईटी में मान लीजिए किसी का एडमिशन हो जा रहा है, तो अलग अलग स्टेट से निकल के, अलग अलग बैकग्राउंड से निकल के आते हैं और सबको एक ही तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है फिर यहाँ पे। तो वो भी एक सोचने वाली बात हो जाती है यहाँ पे। तो ये अगर एजुकेशन सिस्टम, अगर किसी कंट्री का हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, ये माना जाता है कि अगर किसी कंट्री में दो चीजें बहुत ज्यादा भरी हुई हैं, एक तो माना जाता है क्या, एक तो हॉस्पिटल और एक जेल, अगर ये दो चीजें बहुत ज्यादा भरी हुई हैं किसी कंट्री में, तो उस कंट्री की हालत बिल्कुल सही नहीं है। मतलब ये इंडिकेटर ये माप के एक इंडिकेटर हो सकते हैं। अगर किसी कंट्री में हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा आदमी है और जेल में बहुत ज्यादा आदमी है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है उस कंट्री की पॉलिसीज में। जेल में कब पहुंचेंगे, जब एजुकेशन पॉलिसी अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन अच्छी नहीं मिलेगी, एजुकेशन अच्छी नहीं मिलेगी तो जॉब वगैरह अच्छे से नहीं मिलेगी, और जॉब वगैरह अच्छे से नहीं मिलेगी तो फिर क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएगा आदमी। तो ये इंडिकेटर होते हैं। तो इस तरीके की बातें भी आप अपने आर्टिकल में या फिर अपने आंसर में लिख सकते हैं। ये एक आपके आंसर को एक प्रैक्टिकल व्यू देगा कि बंदा एक प्रैक्टिकल चीजें लिख रहा है, ना कि रटी फटी चीजें लिख रहा है जो कि बुक्स में लिखी हुई है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी देने की कोशिश कीजिए अपना आंसर अगर कोई आप लिख रहे हैं वहां पे। ओके, तो फिर आगे यही बातें बोली जा रही हैं कि सारे स्टेटों में डिफरेंट होता है, कहीं पे रिजल्ट पब्लिश हो चुके हैं, कहीं पे हुए भी नहीं है, फिक्स क्राइटेरिया होना चाहिए, और पैटर्न ऑफ टेस्टिंग भी सब अलग अलग जगह से अलग आते हैं, अलग अलग जगह से अलग अलग एरिया से निकल के आते हैं, एक ही सिस्टम हो जाता है। इसके अलावा फिर ये सीबीएसई की पॉलिसी के बारे में तो ये जो सारी चीजें मैं बता चुका हूँ वही सारी चीजें बता रखी हैं, और मार्क मॉडरेशन पॉलिसी वही जो मैंने आप लोगों से अभी डिस्कस की है, तो वही सारी चीजें ये यहाँ पर है। तो थोड़ा सा आप लोगों के माइंड में क्लियरिटी होनी चाहिए इससे रिलेटेड। आगे देखिए क्या बोला गया है यहाँ पे। देखिए आगे यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जिस तरीके से अभी मार्क मॉडरेशन की पॉलिसी आप ये इशू कर रहे हैं, अभी ये सही नहीं है इस तरीके से इशू करना इसको, ठीक है ना। तो जो आपका डिसीजन अभी निकल के आया, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि इसकी अनफेयर है ये। अभी ये आप फॉर्म भी भर चुके हैं, एग्जाम भी हो चुका है, रिजल्ट आने वाला है, अब आप लेके इस तरीके का रिजल्ट आ रहे हैं। और इसी तरीके से फिर यहाँ पे इन्होंने एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन, जिसके बारे में हम अभी जिक्र कर रहे थे प्रथम एनजीओ से रिलेटेड, उसकी रिपोर्ट के हिसाब से बोला गया कि यहाँ पे एजुकेशन का लेवल इतना गंदा है, अगर कई स्कूलों में देखा जाए 8th क्लास तक के बच्चों में 43% स्टूडेंट ऐसे पाए जो ढंग से सोल्व नहीं कर पाते हैं दो सिंपल 3 डिजिट की प्रॉब्लम होती है, डिवीजन की या फिर मल्टीप्लिकेशन की या सब्सट्रैक्शन की प्रॉब्लम होती है। मतलब जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लिकेशन 3 डिजिट में जो होता है वो भी नहीं कर पाते हैं 8th क्लास के बच्चे 43%।
43% क्या रह गया, 50% ही हो गया लगभग। तो 50% बच्चे तो 8th क्लास की बात कर रही है, जो कि बच्चों को आ जाना चाहिए लगभग वन और जो फर्स्ट और सेकंड क्लास में ही आ जाना चाहिए। तो उसके बाद भी 6, 7, 8 साल तक भी बच्चा उसको नहीं कर पा रहा है। तो रिफॉर्म तो देखिए एजुकेशन सिस्टम में होना ही चाहिए। अगर रिफॉर्म नहीं होगा तो किस तरीके से चीजें आगे चल पाएंगी। आज की डेट में देखिए पहले क्या हुआ करता था, हमारे यहाँ पे एक प्रॉपर तरीका हुआ करता था। क्या हुआ करता था, एक बार्टर सिस्टम चला करता था। आपके यहाँ पे अगर गेहूं है और किसी को चावल की जरूरत है, और आपके यहाँ पे गेहूं है और आपको चावल की जरूरत है, और किसी के यहाँ पे चावल है, आपको चावल की मतलब गेहूं वाले को चावल और चावल वाले के गेहूं देके एक्सचेंज कर लिया जाता था। उसके बाद में फिर कोइन चलने स्टार्ट हो गए, ठीक है ना, कोइन चलने स्टार्ट हो गए, कहीं सिक्के चांदी के, सोने के और कहीं तांबे के चलने स्टार्ट हो गए। उसके बाद में फिर नॉर्मल रुपया आया हमारे वाला, ठीक है। उसके बाद में चल के बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट हो गई। जब रुपया आया बैंकिंग सिस्टम के बाद में, फिर आज की डेट में इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम चल रही है। इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम के बाद में छोड़ के क्या चल रहा है आज की डेट में, फिर एक तरीके से देख लीजिए आप, बिटकॉइंस आ गए हैं, ठीक है। तो बिटकॉइंस तक की बातें आज की डेट में चल रही हैं। ऐसी ऐसी करेंसी आ गई है जिसको गवर्नमेंट भी टैकल नहीं कर सकती है। तो कितना ज्यादा रिफॉर्म हो रहा है। और हम आज की डेट में जो हमारा फंडा चल रहा है एजुकेशन को लेके, वो पुराने ढर्रे पे चल रहा है आज की डेट में। पहले एक टाइम हुआ करता था, कंप्यूटर आया करता था, एक घर में आया करता था। आज की डेट में कंप्यूटर आदमी मोबाइल जेब में लिए घूम रहा है। पहले एक गाड़ी आया करती थी, गाड़ी चलाया करते थे। आज की डेट में गूगल ने अगर देखा जाए, या फिर दूसरे ये दूसरे कई सारे टेस्ला वगैरह, आज की डेट में जो गाड़ी लेके आने वाले हैं मार्केट में, वो ड्राइवर लेस गाड़ी लेके आने वाले हैं। और हम है कि अपने एजुकेशन सिस्टम को ही नहीं सुधार पाए हैं। तब से लगभग 70 साल हो गए हैं देश को आजाद हुए, और हम अपने उसी ठर्रे बेस से एजुकेशन सिस्टम पे चल रहे हैं। तो देखिए एजुकेशन सिस्टम में इनोवेशन तो करना ही पड़ेगा, स्टेट बोर्ड को साथ में लेके आना ही पड़ेगा अगर अपनी कंट्री को आगे बढ़ाना है। वरना इतनी बुरी तरीके से पीछे छूट जाएंगे कि कोई सोच भी नहीं पाएगा कि हम कहाँ रह गए हैं, ठीक है। तो ये सोचने वाली बात है। आप लोग भी देखिए, अगर जितना यहाँ से पढ़ लेते हैं, चीजों को शेयर कीजिए, पढ़ाइए लोगों को। यार इतना तो कम से कम आप लोग कर ही सकते हैं, जितना यहाँ से सीख के जाते हैं, तो कम से कम इतना तो आप भी कीजिए अपनी साइड से, क्योंकि सारा काम गवर्नमेंट के ऊपर ही नहीं छोड़ा जाता है। ओके, ये नेक्स्ट वाला आर्टिकल जीका वायरस से रिलेटेड आर्टिकल है। जीका वायरस एक इस तरीके का वायरस होता है, ये बहुत ही मतलब सबसे पहली बात तो ये मच्छर से होता है। एंडीज मॉस्किटो नाम याद रखिएगा, इस मच्छर से होता है। अगर ये प्रेग्नेंट लेडी को काट ले तो देखिए सर जो होता है इस तरीके से मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इस तरीके से मतलब जो साइज होता है उसमें डिफरेंस आ जाता है सर के साइज में। तो ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। जो बच्चा रहता है एक तरीके से उसके एबनॉर्मलिटी आ जाती है ब्रेन में, ब्रेन ढंग से काम नहीं करता है। सरकमफ्रेंस जो होती है उसका साइज भी मतलब उसका साइज भी कम हो जाता है, जितना होना चाहिए उससे इतना कम साइज हो जाता है, ये देखिए लगभग। तो इस तरीके से बच्चों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये इस तरीके का जीका वायरस जो एक डेडली वायरस माना जाता है काफी हद तक, और काफी मतलब एक तरीके से वो नहीं कहते हैं कि मतलब सोसाइटी में अगर पता चल जाए जीका वायरस हो गया है किसी को आसपास में, तो बहुत ही सोचने वाली बात हो जाती है और एक हड़कंप टाइप का मच जाता है। तो इस तरीके की बीमारी को अभी क्या किया गया है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, गुजरात में कई सारे 3 केस लगभग पाए जा चुके हैं फरवरी उससे नवंबर 2016 से लेके और फरवरी 2017 तक गुजरात में, ठीक है। तो 3 केसेस पाए जा चुके हैं, पर लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको कवर अप किया, उसको सामने नहीं आने दिया गया। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने देखिए क्या बोला है कि 3 केस जो रिसेंटली अभी पता चला है उनको, भी मई में पता चला है उनको, ठीक है। जबकि केस हो चुके थे, कहां पे हो चुके थे, नवंबर और फरवरी में हो चुके थे। तो 5-6 मंथ बाद इनको पता चल रहा है कि इस तरीके से केसेस यहाँ पे हुए हैं। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन को छिपाना तो ये बहुत ही गलत बात है। इंफॉर्मेशन इस तरीके से तब उन्होंने वेबसाइट पे डाली जब जाके लोगों को पता चला, तब जाके उन्होंने बोला कि जिस तरीके से रियल टाइम इंफॉर्मेशन छिपाई गई है इंडिया के द्वारा, ये एक अच्छी बात नहीं है। बाय नॉट डिस्क्लोजिंग द इंफॉर्मेशन इन द रियल टाइम, मतलब जब चीजें हुई उस टाइम डिस्क्लोज ना करना। रियल टाइम का मतलब होता है जब कोई चीज हैपन हो रही है उस टाइम ही पता चलना। तो रियल टाइम में इंफॉर्मेशन न बताना। इंडिया बिहेव लाइक चाइना, जैसे चाइना ने 2003 में किया था। तो इस तरीके से बिहेव करना ये अच्छी बात नहीं है। ट्रांसमिशन ऑफ द डिसीज इंडिकेट दैट द वायरस वाज ट्रांसमिटेड विद इन इंडिया। देखिए अगर ये बात इस तरीके से ट्रांसमिटेड हो जा रही है विद इन द इंडिया, अगर कंट्री में ये चीजें फैल रही हैं, एक तरीके से देखा जाए, अगर मान लीजिए आप लोग इसको तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, अगर इस तरीके से ये एक्सप्लेन आप लोगों ने तो इसको बोल दिया कि हो नहीं रहा है, मतलब छिपाए रखा चीजों को, किसी को है नहीं है, अगर ये फैलनी स्टार्ट हो जाएगी, खासकर वो भी ऐसी बीमारी जो कि मच्छर के बेस पे मतलब वही नाना पाटेकर वाला है, वो नाना पाटेकर वाला डायलॉग, एक मच्छर इंसान को हिजरा बना देता है। तो काइंड ऑफ चीजें, अगर वो तो खैर जोक है, काइंड ऑफ चीजें देखिए हमारे यहाँ पे जो मच्छर जनित बीमारी है वो इतनी ज्यादा है कि हर बार जब भी यहाँ पे मानसून आता है, जब भी इस तरीके, तो हमारे यहाँ पे एक सनसनी फैल जाती है कि चिकनगुनिया हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, ये डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया, इसका ये जैसे भी यहाँ पे मानसून वाला पीरियड आता है, यहाँ पे आप लोगों ने देखा हॉस्पिटल में इनसे केसेस भरे होते हैं दुनिया भर के। ये एक भी बहुत ही कोई फैमिली ऐसी होती है कि जो इससे बचती नहीं होगी।
तो आप लोग भी कोशिश कीजिए यार, थोड़ा-सा इन पे फोकस देके, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, आज फिर न्यूज़पेपर में है ये, तो मैं भी डेली आप लोगों को बताता रहूँगा, थोड़ा बहुत जितना आप मेरे से हो पाएगा। आप लोग भी कोशिश कीजिए अपने आस-पास वाली एरिया में सफाई रखिए और कहीं पे गंदा पानी ना भरा पाए, जिससे कि मच्छर जनित बीमारी फैल सके, ठीक है? तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम इससे फैल जाती है, तो इसको आप लोग और हम लोगों को मिलके रोकना पड़ेगा। तो पार्टिसिपेट कीजिए सब। देखिए जो ये मच्छर की बीमारी है एंडीज एजिप्टी, इसका नाम याद रखिएगा आप, ठीक है ना? तो इसके द्वारा होती है और जो कि इंडिया में बहुत ही लार्ज स्केल पे पाया जाता है। तो अगर कुछ भी आदमी को हो रही है तो इतने लार्ज स्केल पे फैल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, जरा सी देर में महामारी बन जाएगी। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आप लोगों को अभी पिक्चर में दिखाया था, मदर से इन्फेक्ट अगर बच्चों को फैल रहा है तो वो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, खासकर जो कि बच्चे हैं जिनकी अभी लाइफ स्टार्ट भी नहीं हुई है, उनकी लाइफ स्टार्ट होने से पहले ही बेकार हो चुकी होती है इसकी वजह से। तो एक तो ये मच्छर हो गया जिसकी वजह से फैल रही है, ठीक है? और दूसरा होता है सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी होता है, ठीक है? तो सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी बहुत ज्यादा होता है, इसके द्वारा ये भी बताया जाता है कि ये काफ़ी लंबे समय तक सीमेंस में प्रेज़ेंट रहता है, ठीक है? तो सीमेंस में प्रेज़ेंट रहता है काफ़ी लंबे समय तक, और डब्ल्यूएचओ की तो यहाँ तक इन्फॉर्मेशन रहती है कि अगर किसी को हो जा रहा है ये, तो लगभग 6 महीने तक उनको एक तरीके से फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए रोका जाता है, कि 6 महीने तक तो कम से कम, अगर किसी को मान लीजिए आज की डेट में हो रहा है, तो आगे आने वाले अगले मंथ 6 महीने तक, नवंबर तक तो लगभग फिजिकल रिलेशन न बनाया जाए। तो देखिए अगर बंदे आज की डेट में किसी को, मान लीजिए किसी को हो गया है और उसको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, एक तो मच्छर फैला रहा है, ऊपर से फिजिकल रिलेशन के तहत ये चीजें फैलती जा रही हैं, तो सोसाइटी में एक तरीके से बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन बन सकती है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर किसी के वहां पे इस तरीके की चीजें हो रही है कम्युनिटी में या कहीं पे हो रही है, तो इस तरीके का लोगों, देखिए एक अलग बात हो गई कि छिपाया किस लिए है, गवर्नमेंट ने इसलिए छिपाया कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन न फैले, लोगों में पैनिक न हो जाए। पर पैनिक न हो जाए उसकी वजह से इन्फॉर्मेशन छिपाना, अगर आप लोग तो छोटी सी बात के ऊपर पैनिक न हो जाए, न छिपा रहे हैं, और कल को आप लोग छिपाते छिपाते वो बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि पैनिक की वजह से, पैनिक तो छोड़ो, एक महामारी बन जाए, वो तब आप क्या करोगे? तो ये बोल रहे हैं कि रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, कि देखिए कि ग्लोबल कम्युनिटी के तौर पर, कि सबको पता होना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में एक कंट्री ऐसा नहीं है कि इंडिया बस इंडिया तक ही सीमित है। इंडिया से इतनी ज्यादा पॉपुलेशन आज की डेट में बाहर की कंट्री में हमारे सिटीजन रहते हैं, हर एक कंट्री में, ठीक है? तो आते जाते भी हैं जरा जरा सी देर में। तो ये ऐसी नहीं है कि एक बीमारी, अगर आज की डेट में कोई बीमारी है वो किसी कंट्री तक ही सीमित रहेगी, जरा सी देर में दूसरी कंट्री में फैल जाती है। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक तरीके से अगर इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो लोगों में अवेयरनेस फैलाएं, लोगों को एजुकेट करें, ना कि बीमारियों को छिपाएं, ठीक है? तो ये डब्ल्यूएचओ के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बताई जा रही है। बताना कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है थोड़ा सा, और कब इसको एस्टेब्लिश किया गया था, दोनों का नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है? तो देखिए ये मच्छर से जनित बीमारी है, इसका याद रखिएगा आप किस तरीके से फैल रही है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रखिएगा और आसपास वाले एरिया में अवेयरनेस भी फैलाइएगा। ओके, ये वाला आर्टिकल लैंग्वेज से रिलेटेड है। जैसे कि आप लोगों को पता है सभी, जैसे जब हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा ये डिसाइड किया गया था कि आने वाले टाइम में लगभग 1965 तक सारे ऑल ओवर कंट्री में हिंदी लैंग्वेज को मतलब प्रेफर किया जाएगा, हिंदी लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी। इसी के ऊपर उसके बाद में जब जब इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई है 1965 से लेके आज की डेट में हम 2017 में खड़े हुए हैं, तब से लेके आज तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री में बस ऊपर वाले स्टेट जो हिंदी बोलते हैं वही है, नीचे देखिए, नीचे आंध्र प्रदेश हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो यहाँ पे भी सबकी अलग अलग लैंग्वेज है। हैदराबाद बोल रहा हूँ, तेलंगाना हो गया, कर्नाटका हो गया, तो सबकी अलग अलग लैंग्वेज है। इधर नॉर्थ ईस्टर्न वाले एरिया ले लीजिए जो कि हिंदी को नहीं समझ पाते हैं। तो जब भी हम हमारे यहाँ पे हिंदी को इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तब क्रिटिसाइज किया जाता है कि इसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, इसको इस तरीके से किसी के ऊपर नहीं थोपा जा सकता। तो ये बात हमेशा निकल के आती है। ओके, तो थोड़ा सा आप लोगों का रिवीजन भी करा देता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को याद भी आ जाएगा। देखिए पार्ट कितना है ये पार्ट, मतलब जिस तरीके से, पहले तो सबसे पहले यही देखिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट है टोटल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 पार्ट है, ठीक है ना? 22 पार्ट है, और शेड्यूल्ड याद रखिएगा, टोटल कितने शेड्यूल है? 12 शेड्यूल है, ठीक है? तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट है और 12 शेड्यूल है। तो शेड्यूल, ये पार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ना कि शेड्यूल्ड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं हम, देखिए किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे 17वां शेड्यूल है, यहाँ पे 17वां पार्ट है, यहाँ पे पार्ट 17, ठीक है ना? तो पार्ट 17 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखें तो वहां पे लैंग्वेज के बारे में जिक्र किया गया है, कि ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में जिक्र किया गया है। और पार्ट 17 के बारे में आप लोग थोड़ा सा और याद रखिएगा। यहाँ पे क्या याद रखना है आप लोगों को, कि देखें यहाँ पे मतलब जो यहाँ पे आर्टिकल होते हैं, अगर आर्टिकल थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड कई बार पूछ लिया जाता है। आर्टिकल 343 से लेके आर्टिकल 351 तक, ठीक है ना?
इसके बीच में ये पार्ट की सारी लैंग्वेज आती है जिसके बारे में जिक्र किया गया है। ओके, तो थोड़ा सा इसके बारे में याद रखिएगा। और देखिए शेड्यूल्ड में भी हम लोग जिक्र करें तो 8th शेड्यूल्ड में आती हैं ये सारी चीजें। अगर शेड्यूल्ड के बारे में भी हम लोग जिक्र करें, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी देखा था कि शेड्यूल्ड के बारे में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन में आंसर भी पूछा था कि बताइए कौन से शेड्यूल्ड में स्टार्टिंग में कितनी लैंग्वेज थी हमारे यहाँ पे शेड्यूल में, ये हमने आप लोगों से डिस्कस भी किया था। जिसके तहत हम लोगों ने देखा था कि नई नई लैंग्वेज कौन कौन सी अभी आई है, जो 19 सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत हम लोगों ने देखी थी। मतलब कई सारे अमेंडमेंट, हमने 3 अमेंडमेंट लगभग देखे थे, क्योंकि स्टार्टिंग में जो थी ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 14 लैंग्वेज थी, पर आज की डेट में जो हमारे यहाँ पे हो चुके हैं 22 लैंग्वेज हो चुकी हैं। थोड़ा सा इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, यहाँ पे 22 हमारे यहाँ पे पार्ट है और 22 ही कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे यहाँ पे लैंग्वेज हो चुकी है आज के डेट में। ओके, तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को बैकग्राउंड का इन्फॉर्मेशन याद रखने में हेल्प करेगी। तो इसके अलावा आप देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज को अगर देखा जाए तो 2 स्ट्रेंथ है अदर लैंग्वेज के कंपेयर में। वो क्या है, देखिए एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेट दिया गया था कि इसको प्रमोट करो, ठीक है, और दूसरा है कि सबसे ज्यादा एरिया में अगर इंडिया में बोली जाती है तो वो हिंदी बोली जाती है। तो ये पावरफुल आर्म है हिंदी की, ये पावरफुल टूल है हिंदी के पास में, जिसके तहत हिंदी को और लैंग्वेज के कंपेयर में प्रेफरेंस दिया जाता है। और इसके अलावा देखिए ये SSUN, जिसको ये तो इतना नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, RSS से एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन है, उसने बोला है कि सब जगह से रिमूव कर दिया जाए जो इंग्लिश मीडियम है और वहां पे हिंदी को इंप्लीमेंट किया जाए। ठीक है, तो ये तो एक बात हो गई बोलने वाली, ऐसे किसी के बोलने से नहीं होगा, तो वो एक अलग चीज है। देखिए हमारे यहाँ पे 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेज रखी गई है वो आप लोगों को याद रखनी है, क्योंकि जिस तरीके से अभी कुछ दिनों पहले जो हमारी जो नेशनल हाईवे मिनिस्ट्री थी उसने भी क्या किया था, अभी रोड एंड ट्रांसपोर्ट जो मिनिस्ट्री थी उसने भी क्या किया था, अभी देखिए जो पत्थर वगैरह लगे होते हैं रोड पे, तो उनमें क्या किया था, जो पत्थर वगैरह लगे होते हैं उनमें भी उन्होंने हिंदी में नाम लिखने स्टार्ट कर दिए थे, खासकर जो साउथ वाले एरिया में है। तो सदर्न वाले स्टेट थे, उन्होंने क्रिटिसाइज किया था इस बात को कि इस तरीके से नहीं किया जा सकता, कि हमारे ऊपर हिंदी इंपोज नहीं की जा सकती है, कि आप कभी किस तरीके से कोशिश करते हैं, कभी बोलते हैं कि सेकेंडरी लैंग्वेज को हटा के ये कर दो, कभी हाई कोर्ट में, कभी सुप्रीम कोर्ट में, कभी एजुकेशन सिस्टम में, तो आप इस तरीके से हिंदी को इंपोज नहीं कर सकते। तो क्रिटिसिज्म कई बार निकल के आ चुका है, जैसे कि बोला गया था कि इंग्लिश लैंग्वेज को नेशनल लेवल पे मतलब 8th शेड्यूल में रखा गया था, तो प्रोस्पेक्टिव स्टेट में भी उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाए, खासकर एजुकेशन सिस्टम के तहत। ठीक है, तो ये बात कब से बोली गई थी, ये फॉलो करके कब से चलते हैं, 1965 तक ये बोला गया था कि हिंदी को इंप्लीमेंट किया जाए, पर लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इशू इतना ज्यादा हो गया कि एक तरीके से आग लगने वाली बात हो गई कंट्री में, तो फिर इसको पोस्टपोन कर दिया गया कि ऐसे नहीं करेंगे, इसको आराम आराम से देखेंगे, किस तरीके से आराम आराम से करना है उसको बाद में देख के चला जाएगा, ऐसे किसी को फोर्स नहीं किया जाएगा। बट लेकिन ऐसी भी चीज नहीं है कि इसको अनरिजोल्व छोड़ दिया जाएगा। देखिए सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा, अगर सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे तो फिर एक ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन बन जाएगी, पता चला कि मतलब जो वही नहीं था। देखिए अगर कोई मान लीजिए आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, पर कहीं पे भी आपको डाउट आ रहा है तो वहीं पे उसको क्लियर करके चले, उसी को आप इससे कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप उसको क्लियर नहीं कर रहे हैं तो एट ए टाइम जिस चीज को आपने क्लियर नहीं किया वही चीज एग्जाम में आ गई, वही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, और उसी की वजह से मान लीजिए आपका पॉइंट समथिंग से आपका सिलेक्शन कहीं पे रुक जाए, भगवान न चाहे, तो फिर वही बात सोचने वाली हो जाती है, काश यार उस टाइम पे कर लिया होता। तो यही बात यहाँ पे बोली गई है कि देखिए ये आज अगर इसको सोल्व नहीं किया गया तो आने वाले टाइम में एक तो एजुकेशन सिस्टम को बहुत ही लार्ज स्केल पे इफेक्ट करेगा ये। ठीक है, जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम वैसे ही एक तो अच्छा नहीं है, और अगर इसको टाल मटोल में करते रहे तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और अगर हम नहीं कर पाए तो इंटीग्रिटी हमारी जुडिशरी की सिस्टम को भी अफेक्ट करेगा। वो कैसे अफेक्ट करेगा वो आप लोगों को अभी आगे देखने को मिलेगा। उसके भी कई सारे रीजन है, रीजन देखिए कई सारे निकल के आते हैं। पहले तो इसके पहले आप लोग वहां जाने से पहले देखिए यहाँ पे देख लेते हैं पहले रीजन, इसको बाद में देख लेंगे ऊपर वाले को। बिहार ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, यहाँ पे अलाउ कर दिया गया है कि राइट टू यूज द हिंदी लैंग्वेज इन हाई कोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे तो मान लीजिए यार हिंदी तो इनकी खुद की लैंग्वेज है, मैक्सिमम स्टेट होगी, अब यहाँ पे अलाउड कर दिया है हिंदी लैंग्वेज यूज करने को हाई कोर्ट में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करेंगे ये। बट लेकिन इसके अपोजिट एक चीज हो गई है। अगर देखा जाए तमिलनाडु, गुजरात और छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो यहाँ पे तमिल, गुजराती और जो हिंदी है रेस्पेक्टिवली इन स्टेटों में मना कर दिया है यूज करने के लिए। मतलब जो यहाँ पे परमिशन इनको मतलब तमिलनाडु जो इनकी तमिल लैंग्वेज है उनको रोक लगा दी गई है, विद हेल्ड, मतलब उनको अलाउ नहीं किया गया है क्योंकि हिंदी को प्रमोट करना है। ठीक है, अब ये वाला मेरी समझ में नहीं आया कि यहाँ पे तो छत्तीसगढ़ में हिंदी है पर यहाँ क्यों अलाउ नहीं किया। चलिए वो बात की बात है, पर लेकिन जो क्वेश्चन समझने वाला है वो ये है कि तमिलनाडु, गुजरात में अगर देखा जाए तो यहाँ पे इन्होंने अलाउ नहीं किया तमिल और गुजराती को यूज करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो प्रमोट करना है वो हिंदी को प्रमोट करना है, खासकर हाईकोर्ट की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से बात चल रही है। जबकि अगर देखा जाए आर्टिकल 348 के पार्ट फर्स्ट में लिखा हुआ है कि इंग्लिश के कंपेयर में अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ड्राफ्ट किया जाए
फिर से एक बार सुनिए इसको, फिर से क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे क्लियरिटी के थ्रू। देखिए आर्टिकल 348 के फर्स्ट इसमें बोला गया है कि इंग्लिश को जो यूज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, एज वेल एज ड्राफ्टिंग, जो बिल ड्राफ्ट किए जाते हैं, एक्ट बनाए जाते हैं, जब फिर ऑर्डिनेंस आते हैं, ऑर्डर वगैरह आते हैं, कोई ऑर्डिनेंस वगैरह आ गया, इस तरीके का कोई भी ऑर्डर आता है तो उसको इंग्लिश में बनाया जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी बोला गया है कि देखिए यहाँ पे ऊपर ही लिखा हुआ है इंग्लिश टू हिंदी जर्नी की बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ फिर आर्टिकल 48 के सेकंड पार्ट में यही बोला गया है कि सेक्शन 7 में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1960 के 3 के तहत ये बोला गया है कि एडिशनल हिंदी को भी प्रमोट किया जाएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज यूज हाई कोर्ट इन एडिशन इंग्लिश, मतलब एडिशन हिंदी और इंग्लिश को यूज किया जाएगा। देखिए पूरा फंडा क्या है, पूरा फंडा ये है कि हिंदी को प्रमोट करना है किसी भी तरीके से। अब जहां जहां पे इंग्लिश यूज आ रही है, अगर वहां पे एडिशनली हम हिंदी यूज करने लगेंगे तो आराम आराम से रिप्लेस किया जा सकता है, उसको इंग्लिश को हिंदी से रिप्लेस किया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए हाई कोर्ट है यहाँ पे अलाउ भी कर दिया गया इन सब चीजों को, पर लेकिन जो जहाँ पे दूसरी लैंग्वेज यूज करना चाह रहे थे वहां पे अलाउ नहीं किया है। तो यही फंडा है कि किस तरीके से चीजों को टैकल करके चला जाए। पर फिर थोड़ा सा यहाँ पे इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। देखिए अगर लैंग्वेज के बेस पे देखा जाए तो सारी लैंग्वेज को इक्वल स्टेटस मिला हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, खासकर 22 लैंग्वेज को तो 8th शेड्यूल में जिनको रखा गया है। तो इस तरीके से किसी लैंग्वेज को ज्यादा प्रेफरेंस देना और किसी लैंग्वेज को डिनाई कर देना, ये कोई लॉजिकल नहीं है, इलॉजिकल है एक तरीके से देखा जाए तो। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल इलॉजिकल है। ये इसके ऊपर बोल रहे हैं जैसे कि यहाँ पे गुजराती और तमिल को अलाउ नहीं किया गया है यूज करने के लिए, तो इसके ऊपर ये अपना कमेंट दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल इलॉजिकल है, सोचने वाली बात है, इलॉजिकल है ही है। अगर देखा जाए, मान लीजिए आप लोगों को आज की डेट में तमिल लैंग्वेज समझ में नहीं आती है और या इंग्लिश लैंग्वेज समझ में नहीं आती है और आप लोगों को थोप दी जाए आप लोगों के ऊपर कि आपको इसी को फॉलो करके चलना है, तो वो सही नहीं है। पर लेकिन फिर भी देखिए एक दूसरी, हर एक पहलू के 2 डायमेंशन होती हैं। दूसरी डायमेंशन ये भी बनती है, अगर हमारी पूरी कंट्री एक धागे में पिरो दी जाए, अगर सबको एक लैंग्वेज आती है, सब एक लैंग्वेज को समझते हैं, तो चीजें जो है एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम है, पॉलिसीज का जो सिस्टम है, और एक तरीके से कनेक्टिविटी भी ज्यादा बढ़ जाएगी। आज की डेट में अगर यहाँ से आदमी कोई साउथ इंडिया में जा रहा है, वहां पे जाके एक ऐसा लगता है कि मतलब कि पता नहीं कहाँ पे, मतलब लैंग्वेज के बेस पे समझ में नहीं आता है। इसी तरीके से लगता है जिस तरीके से फॉरेन कंट्री में चले गए, क्योंकि अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे लैंग्वेज, तो फिर चीजों को कैसे समझ पाएंगे वहां पे। तो इस तरीके से इंटीग्रिटी में भी फायदा है अगर देखा जाए तो, पर लेकिन उसका तरीका इस तरीके का नहीं होना चाहिए कि वो इंपोज की जाए। एक प्रॉपर तरीके में आराम आराम से करनी चाहिए, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल ही रहती है। अगर देखिए 50-60 साल हो गए हैं, 50-60 साल में एक जनरेशन चेंज हो जाती है, 70 साल हो गए हैं एक जनरेशन चेंज हो जाती है। अगर उस टाइम से इन्होंने एक इंटीग्रिटी दिखाई होती है, एक पॉलिटिकल विल दिखाई होती है चीजों को, लैंग्वेज को इंप्लीमेंट करने में, तो आज तक हो चुकी होती है। मतलब किस तरीके से 70 साल से जैसे जनरेशन, मान लीजिए उस टाइम पे अगर कोई पैदा हुआ होगा तो आज की डेट में वो 70 साल का है, ठीक है। तो उस टाइम पे मान लीजिए स्कूलों में अगर हिंदी पढ़ा दी जाती बराबर में चल के, और थोड़ा सा उसको ज्यादा यूज करने के लिए बोला जाता है, तो आज की डेट में चीजें एक अच्छे लेवल पे पहुंच सकती थी। पर लेकिन पॉलिटिकल विल हर जगह से, हम लोगों को वोट सिस्टम है ना, तो वोट सिस्टम पे ज्यादा फोकस किया जाता है एज कम्पेयर टू कि इंटीग्रिटी और किस तरीके से सोसाइटी को इंप्रूव करना है उसके कंपेयर में। तो ठीक है, तो ये चीजें हो गई। आइए अब आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या बोला गया है यहाँ पे। एजुकेशन सिस्टम में भी जिस तरीके से बोला जाता है कि प्रिलिमिनरी जो पार्लियामेंट्री जो कमेटी है उनके बेस पे बोला जाता है कि जो ऑफिशियल जो लैंग्वेज है, ठीक है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज के तरीके से रिकमेंड किया जाता है कि सीबीएसई में भी हिंदी को कंपलसरी बना दिया जाए। अब हिंदी को कंपलसरी उन स्टेटों में बनाया जाएगा जैसे कि कर्नाटक हो गया या फिर केरला हो गया, तो वो थोड़ी ना उसको बोलेंगे कि हमारे यहाँ पे कंपलसरी बनाओ, वो तो एकदम बोलेंगे कि हम तो बनने ही नहीं देंगे इसको कंपलसरी, क्योंकि हमको जो लैंग्वेज को जानते नहीं है, हम तो अपनी स्टेट की लैंग्वेज कंपलसरी बन जाएंगे, हमको क्यों बनाए इसको कंपलसरी। ठीक है, तो ये जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है वो हमेशा इसको लेके मतलब सामने आ जाते हैं। और खासकर अभी देखने में आया है कि तमिलनाडु ने क्या किया है, प्रमोट करना स्टार्ट किया है कि अपने वाली जो लैंग्वेज है उसको ज्यादा फोकस दिया जाए। ठीक है, तो उस पर ज्यादा फोकस देने की बात की गई है, खासकर तमिलनाडु में अगर देखा जाए तो इसके तहत अगर सीबीएसई को देखा जाए तो सीबीएसई तमिलनाडु की बात करें यहाँ पे, और दूसरा कर्नाटक में भी कुछ ऐसे ही है। सीबीएसई को देखा जाए तो सीबीएसई भी यहाँ पे इस तरीके के डिसीजन लेने में सोचती है। उन्होंने बोल दिया कि तमिलनाडु वाले एरिया में तो फाइनल डिसीजन इस तरीके का नहीं लिया जाएगा कि वहां पे इंप्लीमेंट कर दिया है। तो सीबीएसई ने बोल दिया है कि अभी अनाउंस दैट इट नॉट टेकन टू एज द फाइनल, मतलब जो अपने बोला है कि उसको फाइनल नहीं लिया जाएगा अभी, क्योंकि वहां पे लोग फॉलो ही नहीं करते हिंदी, तो क्यों फॉलो किया जाए उनको। ठीक है, तो इन्होंने ये भी बोला है कि अभी हरी मत रहो आप इस तरीके के डिसीजन लेने में, वरना दिक्कत हो जाएगी आगे आने वाले टाइम में। और देखिए कर्नाटक के बारे में जिक्र किया गया है। अब यहाँ पे कई सारी चीजें बोली गई हैं जो खासकर इस कोर्ट का जो डिसीजन आया था उसके तहत जो चीजें बोली गई हैं उसके बारे में जिक्र किया गया है, जिसको आप यूज भी कर सकते हैं। तो ये कर्नाटक वर्सेस यहाँ पे जो केस आया था निकल के, तो इसके बारे में बोला गया कि जो केस आया था निकल के यहाँ पे कर्नाटक वर्सेस, ये क्या बोला गया है कि अनएडेड स्कूल जोन से भी हैं उनके बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है ना, रिकॉग्नाइज अनएडेड स्कूल, तो उनके बारे में अगर वहां पे इंप्लीमेंट करना नहीं चाह रहे हैं वो हिंदी लैंग्वेज को, तो उनके लिए क्या चीजें हैं, क्या क्या सोचनी चाहिए। सबसे पहली बात तो यह देखिए, अगर कोई आदमी है जिसकी वो माइनॉरिटी लैंग्वेज है,
तो फंडामेंटल राइट है उसका कि खुद की लैंग्वेज को फोकस करके चले, ठीक है ना। मतलब कोई ऐसी लैंग्वेज है जो कि स्टेट में माइनॉरिटी में है, तो उसको ऐसे थोड़ी ना कि हिंदी उसके ऊपर इम्पोज कर दी जाएगी। दूसरा यह बच्चे या फिर बच्चों के बिहाफ में उसके पेरेंट्स को राइट है कि वो खुद डिसाइड करे कि जो प्राइमरी स्कूल में लैंग्वेज होनी चाहिए बच्चों के लिए उनकी क्या होनी चाहिए, खासकर जो फ्रीडम आती है आर्टिकल 19(1)(a) के तहत, ठीक है ना। इसके अलावा क्या आता है, देखिए अगर आप इस तरीके से इम्पोज करेंगे किसी के ऊपर, तो ये फंडामेंटल राइट, कई सारे फंडामेंटल राइट है जिस तरीके से 19 आर्टिकल है इसके। देखिए इसको आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, कल इसको फिर अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। इसके अंदर बताया गया कि फंडामेंटल राइट में आर्टिकल फर्स्ट के अंदर जो आता है 19 फर्स्ट में ए एंड जी को बोला गया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप लोगों को बताना है ए एंड जी में क्या क्या आता है, फिर कल इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, नीचे लिखिएगा इसके बारे में, ठीक है। कई बार इसी के अंदर से क्वेश्चन आ जाता है ओनली आर्टिकल, हालांकि पहले भी एक बार पूछ चुका हूँ पर एग्जाम पास में आ रहे हैं तो थोड़ा रिवीजन फिर से कर लीजिए इसका, ओके। तो फिर कल एक्सप्लेन कर दूंगा मैं इसको। इसी के तहत प्रेस भी आती है, वो भी याद रखिएगा आप लोग। जो हमारी प्रेस वाला सिस्टम होता है वो वैसे कहीं मेंशन नहीं है, पर इसी के तहत वो आता है हमारा फ्रीडम ऑफ प्रेस वाला सिस्टम। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आगे क्या बोला गया है, देखिए स्टेट के हाथ में पावर है कि पावर जो है, पावर क्या है कि प्रमोट कर सकता है किसी चीज को पर इंपोज नहीं कर सकता है। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। चीजों को आप प्रमोट कर सकते हैं कि ये चीजें हो सकती हैं, पर लेकिन किसी के ऊपर उसको इंपोज करने का हक आपके पास में नहीं है। और इसी तरीके से अभी दो नए डेवलपमेंट हुए, आंध्र प्रदेश में देखा जाए और केरला में देखा जाए। यहाँ पे क्या निकल के आया है, यहाँ पे ये निकल के आया कि आंध्र प्रदेश में जो डिपार्टमेंट है उनको बोला गया कि जो तेलुगु वर्ड है उनको रिप्लेस कर दो इंग्लिश से। तो यहाँ पे इंग्लिश से रिप्लेस किया जा रहा है तेलुगु को, और बोल रहे हैं कि हिंदी से रिप्लेस कर दो। तो ये बोला गया है केरला के द्वारा, करना आंध्र प्रदेश के द्वारा। केरला के द्वारा क्या किया जा रहा है, सोल लैंग्वेज बनाने की बात की जा रही है मलयालम को एडमिनिस्ट्रेशन में। देखिए तेलुगु आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, और जो तमिल है वो तमिलनाडु वाले एरिया में बोली जाती है, केरला में मलयालम बोली जाती है। ये भी आप लोगों को याद रखना है, कई बार मैच करने के लिए आ जाती है कि कौन सी लैंग्वेज कहाँ पे बोली जाती है, ओके। चलिए कई दिन हो गए, आपको थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। जिस तरीके से फेस्टिवल्स है, जिस तरीके से जो सेलिब्रेट किए जाते हैं क्लासिकल डांस, ठीक है ना। तो आप लोगों को बताना है कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से वो सेलिब्रेट किया जाते हैं। जैसे भरतनाट्यम हो गया, कथक हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, उड़ीसी हो गया, या फिर ये इस तरीके से जैसे सतारिया हो गया, कई बार पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को बताना है, रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का कौन कौन से स्टेट में कौन सा सेलिब्रेट किया जाता है। कल जब डिस्कस करूंगा तो फिर इनका आंसर भी दे दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। देखिए आप लोग सुनते रहिए लेक्चर को, क्योंकि रिवीजन भी कराता कराता चल रहा हूँ चीजों का, जिससे आप लोगों को ये ना लगे कि एग्जाम पास में आ रहा है। तो रिवीजन भी होता रहेगा आप लोगों, और खासकर न्यूज़पेपर तो रिवीजन का ही साधन होता है। कई सारी चीजें यहाँ पे रिपीट होती रहती हैं डेली, ओके। तो देखिए इस तरीके से स्टेट को एक तरीके से इंग्लिश इंपोज करने वाली, और वही बात है, मतलब ये तो इंपोज कर रहे हैं एक तरीके से अपनी लैंग्वेज को, पर लेकिन इसके अलावा इंग्लिश को भी एक तरीके से साइड में रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेंटर के साथ में इनको अपनी बात करनी है, या फिर आउटसाइड वर्ल्ड में अपनी बातें रखनी है, तो वहां पे तो इंग्लिश यूज होनी है ना। तो इंग्लिश को रख रहे हैं यहाँ पे एक तरीके से सेकेंडरी लैंग्वेज, पर लेकिन हिंदी कहीं भी दूर दूर तक नहीं दिख रही है। तो क्या बोला जा रहा है, इट्स टाइम फॉर इंडिया टू रीलुक। फिर से रीलुक जो लैंग्वेज पॉलिसी है उस पर फिर से सोचने की बात आ गई है। जो पार्ट 17 में जो चीजें हैं इतने दिनों से चली हुई आ रही हैं, देखिए लेट तो इतने लेट होता है, बहुत ही लेट हो चुका है इतने दिनों से, वैसे भी तो पुरानी हो चुकी है, देन 50 ईयर से ज्यादा हो चुकी हैं, अब तक भी उसको चीजों को ढंग से हैंडल नहीं कर पाए, और फिर से वहीं पे आगे खड़े हो गए हैं जहां से चले थे हम लोग। तो सोचने वाली बात आ गई है, फिर से इसके ऊपर सोचा जाए, फिर से चीजों को इंप्लीमेंट करने के बारे में सोचा जाए, प्रॉपर वे में इसके ऊपर पॉलिसी बनाई जाए, और पॉलिटिकल विल होनी चाहिए चीजों को हैंडल करने की। तो इस तरीके से डिसीजन को लेके चलना है, ओके। तो ये बातें यहाँ पे बोली गई है। देखिए ये फ्लो फंड की बात कर रही है इंडिया में, इसके बारे में सबसे बड़ी बात तो यही है जो हम लोगों को डिस्कस करनी है। कई सारे पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। सबसे पहला कैपिटलिज्म का बात आ गया। देखिए एक तो बोलता है कैपिटलिज्म, और एक तरीके से बोली जाती है कम्युनिस्ट वाला, कम्युनिज्म वाली बोली जाती है, और दूसरा बोला जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में कई बार पूछा जा चुका है। इंडिया की जो इकोनॉमी बोली जाती है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। एसएससी में और बैंकिंग में कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जा चुका है। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? मिक्स्ड इकोनॉमी वो होती है जहां पे जो पार्ट होते हैं, मतलब एक तरीके से डिमांड एंड सप्लाई एक चीज होती है, क्या डिमांड चाहिए और क्या उसकी सप्लाई होनी चाहिए। तो डिमांड वाला जो पोर्शन होता है वहां पे, और सप्लाई वाला जो पोर्शन होता है, कुछ हद तक तो प्राइवेट के हाथ में होता है कि प्राइवेट सप्लाई करें। जैसे कि आप मारुति कार का ले लीजिए, कुछ टाइम तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती थी कि कितनी मारुति कार मैन्युफैक्चर होनी है, पर लेकिन आज की डेट में प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आ चुकी है कि डिसाइड करो कितनी मैन्युफैक्चर होनी है और कितनी नहीं होनी है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ चीज ऐसी होती हैं जो कि मतलब गवर्नमेंट डिसाइड करती है, कुछ चीज ऐसी होती हैं जो कि प्राइवेट डिसाइड करता है। जैसे एजुकेशन और हेल्थ से पॉलिसी ले लीजिए, अब कितना परसेंट जीडीपी का खर्च करना है और कितनी हमको कहाँ पे क्या क्या एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए, कहाँ पे हमको एम्स खोलने हैं, तो ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है
ये डिसाइड करता है गवर्नमेंट। देखिए मान लीजिए एम्स खोलने की बात आई है आसाम में। आसाम में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था एम्स खोला जा रहा है, ठीक है ना? तो आसाम में जो एम्स इंस्टीट्यूट खोला जा रहा है, तो उसकी हम लोगों ने जो जिक्र किया था उसके बारे में, तो आसाम में खोला जा रहा है। आसाम में नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में खोला जा रहा है। तो लेकिन अगर प्राइवेट वाला अगर कोई आदमी होता, तो आसाम में थोड़ी ना खोलता जाके, वो कहाँ पे खोलेगा? वो खोलेगा यूपी में, वो खोलेगा बिहार में, वो खोलेगा दिल्ली में, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एक तरीके से ज़्यादा मरीज मिले अगर ये प्राइवेट के हाथ में होता। क्यों? क्योंकि उनका काम रहता है कंप्लीटली प्रॉफिट के बेस पे काम करते हैं वो। पर लेकिन गवर्नमेंट खोल रही है, आसाम में जाके खोल रही है, ऐसे-ऐसे एरिया में खोल रही है जहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो गवर्नमेंट का काम होता है सर्विस प्रोवाइड कराना, सोशल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? तो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, वहाँ पे कंप्लीट जो चीजें होती हैं वो मार्केट बेस होती है, ठीक है? तो मार्केट के बेस पे छोड़ दिया जाता है, डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे होती है। आज के डेट में कोई भी कंट्री ढंग से अगर देखा जाए ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली कैपिटलिस्ट है और कंप्लीटली कम्युनिस्ट है। हाँ, ये है कि मैक्सिमम पार्ट कैपिटलिस्ट का है कहीं पे, और कहीं पे मैक्सिमम पार्ट कम्युनिस्ट का है, और कहाँ पे मैक्सिमम पार्ट दोनों का मिलके हो गया, मतलब दोनों डिसाइड कर रहे हैं। कम्युनिज्म का अगर कॉन्सेप्ट देखें यहाँ पे, इसमें टोटल अगर देखा जाए तो जो टोटल कॉन्सेप्ट आ जाता है, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस आती है, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर प्रॉपर वे में अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो टोटल आती है वो चीजें गवर्नमेंट हैंडल करके चलती है, ठीक है ना? यहाँ पे गवर्नमेंट हैंडल करके चलती है अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है यहाँ पे। थोड़ी सी क्लियरिटी और करवाता हूं एक बार कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट में। देखिए एक तरीके से कम्युनिस्ट जो हो गया और सोशलिस्ट हो गया, दोनों का मेन प्रिंसिपल, मेन थीम क्या रहता है कि जो भी रिसोर्सेज हैं वो कलेक्टिवली मतलब अंडर में होने चाहिए, किसके? पब्लिक के और गवर्नमेंट के, ठीक है ना? तो जो कम्युनिस्ट वाली है वो तो ज्यादा फोकस करता है कि ज्यादा से ज्यादा जो रिसोर्सेज होने चाहिए वो पब्लिक के पास में होना चाहिए, बहुत मान्यूट सा डिफरेंट है, ठीक है ना? और जो सोशलिस्ट वाला है वो ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज होने चाहिए वो गवर्नमेंट के पास में होने चाहिए। तो ये हल्का सा आप लोग इसको बोल सकते हैं। इसी तरीके से ये छोटा सा डिफरेंस हो गया जो आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है? तो कम्युनलिज्म एक मैक्सिमम एक तरीके से एक्सट्रीम फॉर्म इसको बोल सकते हैं कम्युनलिज्म को। एक्सट्रीम हो गया यहाँ पे कि सोसाइटी पे ही सारी चीज पावर सोसाइटी के हाथ में दे दी जाए, ठीक है? तो ये कुछ बातें हो गई यहाँ पे, ये आर्टिकल में नहीं थी, एक्स्ट्रा चीजें थी जिससे कि आप लोगों के माइंड में कुछ क्लियरिटी आ जाए, आर्टिकल में नहीं दे रखी है। इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमी की बात की गई यहाँ पे। मैक्रो इकोनॉमी क्या होती है? देखिए एक होती है माइक्रो और दूसरी होती है मैक्रो। माइक्रो एक होती है माइक्रो के बेस पर अगर आप लोगों ने देखा जाए, माइक्रो चिप होती है, माइक्रोफोन आता है, तो छोटी चीज होती है एक बहुत ही ज्यादा। उसका मतलब क्या होता है कि विद इन होता है इसका मतलब विद इन द फैमिली, विद इन द कंपनी, विद इन द स्टेट। तो इस तरीके से जो चीजें डिसाइड की जाए विद इन किसी सिस्टम के अंदर, मतलब बहुत ही छोटे स्केल पे अगर की जाए, ठीक है? तो वो चीजें होती है माइक्रो। मतलब इकोनॉमी देखिए, अगर आपकी फैमिली का क्या सिस्टम चल रहा है, आपकी कंपनी कोई खोल रखी है उसमें क्या सिस्टम चल रहा है, कंपनी में क्या क्या प्रॉफिट और कितना लॉस हो रहा है, तो वहां पे आप चीजें देखें, वहां पे क्या सप्लाई हो रही है, क्या डिमांड हो रही है, तो वो हो गया माइक्रो इकोनॉमी, वहां पे चीजें देख के चला जाए। पर लेकिन मैक्रो के बेस पे देखा जाए, हमारे वर्ल्ड में क्या, हमारी कंट्री में क्या चल रहा है और वर्ल्ड में क्या चल रहा है, उसके बेस पे अगर चीजों को कंपेयर किया जाए तो वो हो गया मैक्रो, ठीक है ना? तो अंडरस्टैंडिंग द मैक्रो इकोनॉमी की यहाँ पे बात की गई है। तो किस तरीके से इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, बिजनेस या कहाँ पे मनी का किस तरीके से इनफ्लो होता है और किस तरीके से आउटफ्लो होता है, उसके बारे में जिक्र किया गया है। देखिए मनी का इनफ्लो कई तरीके से होता है। एक तो डेप्ट ले लेते हैं, उधार ले लिया जाता है, लोन ले लिया जाता है, खासकर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग वगैरह से जो लोन ले लिया जाता है उसके तरीके से। तो यहाँ पे एक तरीके से लाइफ, और यहाँ पे बोला गया लाइफ ब्लड बोला गया सिस्टम का, जो कि डेप्ट होता है। मतलब किस तरीके से अगर कोई जो कि पैसा उधार लिया जाता है, मान लीजिए कोई सिस्टम अगर आज की डेट में वर्क कर रहा है, तो वो इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ द जो कैश होता है उसके ऊपर वर्क कर रहा है। अगर किसी के पास में पैसा नहीं है तो किस तरीके से चीजें चलेंगी, तो वही बात यहाँ पे बोली गई है। और ये वाला मैंने बोला था ना कि दूसरे वाला आर्टिकल को भी यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा, तो वो वाला आर्टिकल इसके अंदर आता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए आज की डेट में जो हाउस होल्ड है यहाँ पे, देखिए हमारी कंट्री में एक थोड़ा सा आपको बेसिक बताता हूँ अपनी कंट्री का। हमारी कंट्री और यूएसए की कंट्री में थोड़ा सा कंपेयर करके आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा माइंड में आप लोगों को क्लियरिटी आएगी इस चीज को लेके। देखिए हमारी कंट्री में जो बैंकिंग सिस्टम है जिसको आरबीआई बोलते हैं, ठीक है ना? जो आरबीआई है यहाँ पे अगर कोई रेट डिसाइड करता है, वो रेट डिसाइड करता है, रेपो रेट घटा दिए बढ़ा दिए, इस तरीके से कुछ भी इन्फ्लेशन हो रहा है किस तरीके से टैकल करना है, तो हमारी कंट्री में डायरेक्टली ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालता है। आज डिसाइड कर दिया, आने वाले 1-2 महीने में उसका इंपैक्ट दिखेगा, और वो भी इतने लार्ज स्केल पे नहीं दिखेगा। पर लेकिन जैसे हमारे यहाँ पे आरबीआई है, ऐसे यूएसए में फेड रिजर्व अगर वहां पे कोई रेट डिसाइड करता है तो वहां पे बहुत जल्दी इंपैक्ट डालता है उनकी उस पे इकोनॉमी पे। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमारे यहाँ पे जो आज की डेट में भी जो हमारे यहाँ पे जो हाउस होल्ड के पास में जो मनी है वो लगभग यहाँ पे बोला गया 10% ऑफ द जीडीपी है, ठीक है? ये तो 10% तो वैसे आज की डेट में बोला जा रहा है चीजें, मतलब बहुत सा तो ऐसा है अनकाउंटेड मनी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ज्यादा है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू दूसरी कंट्री के। मतलब यहाँ पे जो ठेले लगाने वाले हैं, जो इस तरीके के काम करते हैं, या फिर आप कुछ भी देख लीजिए,
ये जो गलियों में काम करते रहते हैं, तो ये बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे है जो एक ही तरीके से जो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू अपना काम नहीं करते हैं, ठीक है? इनके पास में मनी रखी रहती है, बैंक वाले क्या घटा रहे बढ़ा रहे हैं, इनके ऊपर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, तब तक हमारी इकोनॉमी एक पैरेलल इकोनॉमी चलती रहती है। इसलिए हमारे यहाँ पे जो ब्लैक मनी का कॉन्सेप्ट बोला गया था वो इतना ज़्यादा है कि बैंक जो करता रहता है वो करता रहे, पर लेकिन हमारे यहाँ पे फिर भी एक अलग ही इकोनॉमी चलती रहती है। पर लेकिन यूएसए में अगर जरा सा भी फेड रिजर्व रेट ऊपर नीचे कर दिया ना, तो वर्ल्ड की इकोनॉमी हिल जाती है, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है वहाँ पे। तो ये बातें यहाँ पे देखने को मिलती है, इसीलिए हमारे यहाँ पे जो किस तरीके से इनफ्लो होना है, किस तरीके से आउटफ्लो होना है, उसको बहुत अच्छे लेवल पे देख के, सोच के, समझ के चला जाता है, ठीक है? तो ये बातें यहाँ पे बोली गई है इसके बारे में। तो देखिए हमारे यहाँ पे जो 10% ये बोला गया है और इसके अलावा लार्जेस्ट अगर देखा जाए गवर्नमेंट है एक तरीके से डेफिसिटर है, जिस तरीके से फिस्कल डेफिसिट हमारे यहाँ पे लेता है, और हाउस होल्ड जो है लार्जेस्ट क्रेडिटर है, मतलब क्रेडिटर मतलब क्रेडिट लेने वाला, क्रेडिट देने वाले की जो बात चलती है, क्रेडिट देने वाले की यहाँ पे बात चल रही है, ठीक है? तो इस तरीके से बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है? तो जो क्रेडिटर बोला जा रहा है, ऋणदाता बोला जा रहा है, तो देने वाला कौन हो गया? हाउस होल्ड हो गया, और लेने वाला कौन हो गया? गवर्नमेंट हो गई, मतलब बैंकिंग सिस्टम हो गया हमारा। तो ये बात आती है। इसके अलावा क्या बातें की गई है, देखिए जब से हमारे यहाँ पे लिबरलाइजेशन ये वाली चीजें आई हैं, एलपीजी के रिफॉर्म आए हैं, तब से कई सारी चीजें हो गई हैं, एफआईआई हो गया, एफडीआई हो गया। तो थोड़ा सा ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं दे रखा है, ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को भी अलग से बताऊंगा। देखिए वोलेटिलिटी आ गई है बहुत ज्यादा मार्केट में। वोलेटिलिटी किस तरीके से आ गई है? पहले क्या था, अपनी कंट्री थी, इंटरनल सारे रिसोर्सेज थे, बाहर से क्या आ रहा है, बाहर से क्या जा रहा है, उसके ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता था, तो एक तरीके से ज्यादा स्टेबिलिटी बनी रहती थी। आज की डेट में क्या है, एफआईआई हो गया ये, ठीक है ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं ये, और एक हो गया एफडीआई। दोनों में क्या डिफरेंस है? एक तरीके से डिफरेंस तो यही बोला गया था कि 10% से जो कम है उसको एफआईआई बोल दो, और 10% से या ज्यादा है और उससे इक्विवेलेंट उसको एफडीआई बोल दो, ठीक है? तो ये वाली बात एक बोली गई। पर लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक ऐसे तरीके के वाले हैं, अगर यहाँ पे ये मतलब एक तरीके से प्रॉपर रूट के थ्रू नहीं आते हैं, ये डायरेक्ट वाले होते हैं, तो जरा सी देर में अगर इनको कहीं ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है तो आज यहाँ है, कल को कहीं और पहुंच जाएंगे, ठीक है? पर लेकिन एफडीआई ऐसा नहीं करते हैं। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कौन ज्यादा स्टेबल है, तो एफडीआई ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू एफआईआई। ये भी आप लोग से बता सकते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है ना? तो एफडीआई ज्यादा स्टेबल है, प्रॉपर रूट के थ्रू आता है, एक कई सारे तरीके के रिसोर्स जनरेट करता है, इनकम जनरेट करता है किसी भी कंट्री में आके, और इंप्लॉयमेंट जनरेट करता है। तो एफडीआई थोड़ा सा स्टेबल माना जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है एफआईआई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पर लेकिन वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा बनी रहती है इसकी वजह से मार्केट में। तो ये चीजें कई बार देखने को मिली है। तो इसके बाद में बोला जाता है, तो इसीलिए आज की डेट में जो मार्केट में है वो वोलेटिलिटी बनी रहती है इन सब चीजों के लेते हुए, ठीक है? तो ये वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे नहीं दे रखा था, वो आप लोगों को थोड़ा सा अलग सीखने को मिला होगा यहाँ पे कुछ। तो ये वाली सारी चीजें यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिली, ये थोड़ा सा सिस्टम दे रखा था। इसके अलावा जो आर्टिकल आते रहेंगे फिर सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करता रहूंगा, ठीक है? आइए अब आगे चलते हैं। न्यूज एनालिसिस वाला पोर्शन है रिलेटेड टू जयललिता जी है। यहाँ पे देखिए कॉन्फेक्सिकेशन बोला गया है, ये क्या बोला गया, जब्ती की जा रही है इनके द्वारा जो रिसोर्सेज थे यहाँ पे, ठीक है ना? तो जो रिसोर्सेज थे मतलब इनको जो अनप्रपोर्शनेट एसिड्स के खिलाफ इनका केस चला गया था इनके ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन आया था उसके तहत अब इनके को आप लोग बोल सकते हैं कि जब्ती या कुड़की वगैरह जो बोला जाता है, जहां भी इनके रिसोर्सेज हैं वो किए जा रहे हैं, क्योंकि वो इन्होंने अनफेयर तरीके से कमाए थे। तो यहाँ पे जो इनकी प्रॉपर्टी है उसके बारे में बताया गया है, तो पेज 1 पर और पेज 10 पर ये न्यूज थी, ओके? ये वाला काफी अच्छा हो सकता है। पेज 6 पे न्यूज है, साइक्लोन के बारे में जिक्र किया गया, मोरा नाम याद रखिएगा, मोरा साइक्लोन, ठीक है ना? नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में पहुंचने की बात की जा रही है आज की डेट में। इसको ये देखिए यहाँ पे खासकर म्यांमार और बांग्लादेश पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालेगा, और हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन है उस पर भी देखने को मिलेगा। तो बे ऑफ बंगाल में खासकर चित्तगोंग वाले पोर्ट ये आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, तो मेघालय और जो हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले पोर्शन है उस पर इंपैक्ट डालेगा। थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे समझने वाली बात है, देखिए कई बार साइक्लोन होते हैं उनका नाम पूछ लिया जाता है, तो हरिकेन से बोला जाता है इनको इस वाले एरिया में, ये हरिकेन बोला जाता है यहाँ पे, जो ये वाला एरिया हो गया, ठीक है ना? जो यहाँ पे ये वाला एरिया हो गया, खासकर जो नॉर्थ अमेरिका है उसके दोनों साइड में। साउथ अमेरिका के साइड में यहाँ पे इसको साइक्लोन बोला जाता है, ठीक है ना? और यहाँ पे इसको टाइफून बोला जाता है, जो कि ये वाला एरिया हो गया, ओके? और टर्नेडो भी बोला जाता है कुछ कुछ एरिया में, यहाँ पे टोर्नेडो आप लोग याद रखिएगा अगर रखना चाहते हैं तो, कुछ कुछ एरिया में टोर्नेडो बोला जाता है, और लोकल एरिया में विली विली बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया में। तो कई बार ये नाम जो होते हैं मैच करने के लिए आ जाते हैं, तो आप लोगों को ये नाम याद रखने हैं जिससे कि मैच करने में आप लोगों को ज्यादा डिफिकल्टी न होए, ओके? प्राइम मिनिस्टर जो है जर्मनी की यात्रा पे गए हुए हैं, जिस तरीके से बोला था 4 देशों की यात्रा पे जाने वाले हैं, फ्रांस, इटली, वो फ्रांस जर्मनी हो गया, और भी 2 स्टेटों के हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, 4 स्टेटों की बात हम लोगों ने की थी, तो जर्मनी की यात्रा पे पहुंच गए हैं। तो देखिए एंजेला मार्केल ने बोला है कि यूएसए को और यूके का आज की डेट में पता नहीं है क्या होने वाला है, ब्रेक्जिट से निकल गए हैं, इन्होंने अपनी अलग ही पॉलिसी चल रही है, तो हम आज की डेट में दूसरी कंट्री की तरफ को देख रहे हैं, खासकर न्यू फ्रेंड की तरफ को देख रहे हैं। कौन हो गया? जैसे कि चाइना हो गया। चाइना के प्रीमियर भी ली क्योंकियांग है, ये भी अभी विजिट करने वाला है 31 में। आज मोदी जी हैं निकलेंगे तो चाइना वाले वहां पहुंच जाएंगे।
तो जो ये अब बोल रहे हैं कि हम आज की डेट में जो वेस्टर्न कंट्री है उनसे डिसअपॉइंट हो चुके हैं और ईस्टर्न कंट्री के ऊपर में ज्यादा फोकस करके चल रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से टेक्नोलॉजी है, इन सब चीज के ऊपर किस किस के ऊपर यहाँ पे ये अभी डिसीजन लेंगे वो भी देखने वाली बात है। एक्सपेक्टेड लगाई जा रही है, एक्सपेक्टेशन के ऊपर बात की जा रही है यहाँ पे, तो एक्सपेक्टेशन देखनी नहीं है हमको। जो आज डिसीजन आएगा फिर डिस्कस कर लेंगे अच्छे से, जो यहाँ पे साइन होंगे जो भी एग्रीमेंट। G20 की मीटिंग होने वाली है जर्मनी में, आप लोगों को याद रखना है, हमबर्ग में जुलाई में होने वाली है। और इसके ऊपर जिक्र ये भी किया जा रहा है कि इंडिया यूरोपियन की जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इंडिया और यूरोपियन यूनियन का, उसके ऊपर भी कंसर्न इशू डिस्कस किए जाएंगे। उसके अलावा कंसर्न जो है OBR 1 बेल्ट 1 रोड के ऊपर भी डिस्कशन किया जाएगा, जो कि हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ओके, यहाँ पे मिसाइल सिस्टम के बारे में जिक्र कर रहे हैं, आकाश के बारे में, ठीक है। सबसे पहले तो शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर, ये याद रखना आप लोगों को, SRSAM, ठीक है ना। मिसाइल सिस्टम है आकाश मिसाइल सिस्टम। तो बोला जा रहा है कि प्रॉपर वे में ढंग से जो इंप्लीमेंट किया जाएगा 2018 दिसंबर तक डेवलप किया जाता है DRDO के द्वारा। तो कुछ चीजें इंफॉर्मेशन है आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। तो कुछ बातें याद रखनी है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर डेवलप की जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये क्या बात बोल रहे हैं कि सिस्टम जो है एक तरीके से मल्टी टारगेटेड सिस्टम है, इंगेज इन मल्टी टारगेटेड और ऑल द वेदर, किसी भी वेदर में बारिश से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है इसके ऊपर। मैक्सिमम रेंज 25 किलोमीटर है और 96% इंडिजिनियस डेवलप है इसके अंदर, मतलब इंडिया के द्वारा डेवलप किए गए कंपोनेंट या चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है। और बाकी 4% है बाहर से चीजें ली गई हैं। तो DRDO के द्वारा सिस्टम है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, कुछ चीजें आप लोगों को याद रखनी है यहाँ पे। इसके अलावा सेबी के बारे में जिक्र किया गया है यहाँ पे, पार्टिसिपेटरी नोट पेज 13 पे न्यूज है। ये वाली जो ऊपर वाली न्यूज थी वो थी पेज 11 पे, ठीक है। तो पार्टिसिपेटरी नोट, और दूसरा बोला जाता है ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, मतलब ये क्या होते हैं, इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे बाहर की कंट्री से इंडिया की कंट्री में पैसा लाया जाए, ब्लैक मनी को इन्वेस्ट किया जाए। क्यों? क्योंकि इनको पहले, इससे पहले अब तक क्या हुआ करता था, अगर पार्टिसिपेटरी नोट होते हैं या कोई भी चीजें इस तरीके की होती है या ऑफशोर डेरिवेटिव होते हैं, अगर इंडिया में इनको इन्वेस्ट करना है तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड से कोई रिलेशन नहीं था इनका, और खासकर इनके लिए KYC वाला भी फंडा नहीं था, ठीक है। तो ब्लैक मनी को इंडिया में लाने के लिए कॉन्सेप्ट ये यूज किया जा रहा था, एक लीगल वे बनाया जा रहा था ब्लैक मनी को इंडिया में लाने का। पर लेकिन कुछ टाइम से सिक्योरिटी और एक्सचेंज बोर्ड जो इंडिया है उसने इसकी जो चीजें हैं वो टाइट कर दी गई हैं। अब एक तरीके से KYC वाला भी फंडा इसके ऊपर लगा दिया कि नो योर कस्टमर जो बैंक वाले लेते हैं, और खासकर इसके ऊपर अगेंस्ट कई सारी चीजें भी इसके ऊपर टाइट की जा रही है। और ये बोला जा रहा है कि कोशिश करो कि 2020 तक जो ये सिस्टम है अपना, इसको साइड में किया जाए, ठीक है ना, जो ये पार्टिसिपेटरी नोट और ये वाली चीजें हैं, क्योंकि ये खासकर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव और पॉजिटिव इंपैक्ट आप लोग दोनों बोल सकते हैं। क्योंकि एक तरीके से इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो नेगेटिव आ रहा है, और निकल के चले जा रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो पॉजिटिव बोला जा रहा है, निकल के चले जा रहा है तो नेगेटिव आ रहा है, तो वो वाली चीजें हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ये इनडायरेक्ट वे होता है, मतलब बिना किसी सूझबूझ के कहां से पैसा आ रहा है कुछ नहीं पूछा जाता है, सोर्सेज क्या है, बस आके यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसके अलावा देखिए नोट बंद हुए थे यहाँ पे, तो उसका बोला जा रहा है कि जो इम्पैक्ट है डिमोनेटाइजेशन का अभी ढंग से देखने को नहीं पता चल रहा है, क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इनफॉर्मल इकोनॉमी है, वो बहुत ज्यादा है। तो वो चीजें देखी जाएंगी किस तरीके से चीजों को टैकल करना है, वो अभी बाद वाली बात है। ओके, इसके अलावा साउथ अमेरिका से पूछा था मैंने इक्वेटर के बारे में, वो कहां से होके जाती है, तो वो होती जाती है इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से, ये वाला हो गया यहाँ पे। इसके अलावा पूछा था कैप्रिकॉर्न के बारे में मैंने पूछा था, तो वो चाइल्ड अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राजील से जाती है, जो कि ये वाली हो गई। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप 45th प्रेसिडेंट है। जो हीराकुंड डैम है जिसके बारे में मैंने पूछा था, महानदी पे उड़ीसा में बना हुआ है, मैच करने के लिए आ जाता है कई बार। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में पूछा था, आयरन मैन ऑफ जर्मनी भी बोला जाता है उनको, ये बिस्मार्क जी, इनका नाम याद रखिएगा, बिस्मार्क नाम है इनका। रेलवे बजट, ठीक है ना, जो रेलवे बजट को एक रिकमेंडेशन दी गई थी, किस तरीके से जो हेडेड किया गया था वो विवेक डिब्रोय के द्वारा किया गया था, ठीक है। रिकमेंडेशन दी गई थी कि इसको मर्ज कर दिया जाए, काइंड ऑफ चीजें। इसके अलावा शंकराचार्य कमेटी के बारे में मैंने पूछा था, उसने बोला था कि जनवरी से दिसंबर बना दिया जाए हमारा फाइनेंशियल ईयर, जो कि आज की डेट में अप्रैल से मार्च तक चलता है। ये हमने क्वेश्चन पूछे थे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, और पसंद आया तो फिर शेयर भी कर दिया करते हैं लोगों को। ओके, तो थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। PDF आपको नीचे मिल जाएगा, नीचे टेलीग्राम का वो है चैनल, उसमें आप लोग जाके PDF भी ले सकते हैं। थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।